नकाब ही तो छुआ था, कहीं और थोड़ी ना छू लिया था। औरत का हिजाब ही तो छुआ था, कहीं और छू देते तब। अब इस बात का क्या मतलब था, हम सुना देते हैं जरा। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। मैंने जिसको बताया कि जिसको ठेस पहुंचा या जिसको इस शब्द से बुरा लगता है, हर महिला को ठेस पहुंची? नहीं, ऐसा नहीं, हर महिला हिजाब थोड़ी लगा। हिजाब से क्या मतलब? बात हिजाब की नहीं थी मंत्री जी, बात ये थी आपने जिस तरीके से बात की वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल गलत जा रहा था। इस चीज में तो मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं, मतलब हम करे तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। लेकिन आपने एक बार कहा था कि अगर मल्लाहों को आरक्षण नहीं मिला तो फिर आप विधानसभा घेरेंगे। तो अभी देखिए, अभी तो विधानसभा घेर पाएंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ विधानसभा हमारे नहीं, बाबा के होते हुए इतनी हिम्मत है आपकी? तो आना तो पड़ेगा समाज को लेके ना, अगर बात नहीं सुनी गई तो अब तो इतने समय से गठबंधन है, आपका काम अब इतना तो कर देना चाहिए था, इतना तो करवा देना चाहिए था। ब्राह्मण विधायक मीटिंग्स करते हैं, बैठकें करते हैं, अपना अपना सुख दुख बांटते हैं। ठाकुर नेता मीटिंग्स करते हैं, बैठकें कर रहे हैं, सुख दुख बांटते हैं। लेकिन आपके गठबंधन में पिछड़े और दलितों को क्या समस्या है, वो क्यों नहीं बैठ पा रहे? गठबंधन में भी अगड़ा पिछड़ा चलता है क्या, कि अगड़े अपने अपनी बात रख सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन हम पिछड़े हैं, हम नहीं मीटिंग कर सकते? अपनी बात देखो, हम आप इतने सारे लोगों को लखनऊ बुला रहे हैं निषाद जी, कईयों के सीने पर सांप लौट जाएंगे। अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरे के सुख है। मंदिर तो मंदिर होता है ना, मंदिर तो मंदिर होता है। अभी राजनीतिक मंदिर कौन सा होता है भाई? अखिलेश यादव जो मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर नाम है जिस मंदिर का, उन्होंने एक पोस्ट भी किया, ट्विटर पे भी लिख डाला था, वो मंदिर आप कहते हैं कि राजनीतिक मंदिर है? ऐसा क्यों कहते हैं आप? तो राम मंदिर राजनीतिक नहीं? राम मंदिर बना, राम मंदिर के पीछे कोई राजनीति नहीं? राम मंदिर में, जिस राम मंदिर के नाम पर योगी मोदी वोट लेकर सत्ता में बैठे हैं, आपकी पार्टी के नेता तमाम बार राम मंदिर का नाम ले करके वोट ले रहे हैं जनता का, वो राजनीतिक नहीं है? भाजपा को क्रेडिट नहीं चाहता मतलब मंदिर बनाने का? हमने एक आपका वीडियो सुना जिसमें आप ये कह रहे थे कि 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनका गड्ढे में फेंक के यहाँ तक पहुँचा हूँ। हम तो सोचते थे संजय निषाद जी बहुत मेहनत करके संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। वो संघर्ष का ही वो कहानी है। वोट चोरी पर क्या कहेंगे? अच्छा, 27 का क्या तैयारी है ये बताइए। 27 में एनडीए फिर आएगी। आप एनडीए के साथ रहेंगे? तो आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री, शाह के बहुत करीबी और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को भी। तो 13 जनवरी को आपकी पार्टी का संकल्प दिवस है। पहली बात तो बहुत शुभकामनाएं आपको, और दूसरी बात कि क्या संकल्प नए लेने वाले हैं आप? देखिए, संकल्प तो जीवन में एक ही बार आदमी लेना चाहिए और जिसको पूरा करना चाहिए। हम पहले संकल्प लिए तो डॉक्टर हो गए, रोगी बहुत देखा, लेकिन जब निषाद राज किले पर गए देखा कि एक वैभवशाली गौरवशाली इतिहास है। फिर आगे पढ़ना शुरू किया, पता चला हमारे पुरखों ने तो अंग्रेजों मुगलों को मौत को उतारा। पता चला कि संविधान में हक मिला हुआ कि जो निचले पावदान में उसके विकास की मुधारा मिलाया जा। तो पता चला, तो मैंने निषाद राज किले पर 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया कि अब हम अपने व्यवसायिक जीवन से बन करके अब सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, क्योंकि राजनीति में ही ताकत है। चर्चाएं तो चल रही हैं 2027 के पहले कोई शक्ति प्रदर्शन तो नहीं होने जा रहा है? नहीं, ये एक्चुअल में कार्यकर्ताओं का पहले गोरखपुर में, लखनऊ में, श्रृंगेरपुर में होता था। अभी लखनऊ में इसलिए हो रहा कि लखनऊ में चूँकि पार्टी का विस्तार बहुत है, लगभग हर विधानसभा में हो गया और हर कई प्रदेशों में हो गया। तो अब वो लखनऊ में आने के लिए उनको होता है। और लखनऊ पहले केवल मंत्री अधिकारी ज़्यादा चर्चित रहते हैं, तो कार्यकर्ता भी हैं, वो भी चर्चित रहे निषाद पार्टी के कम से कम। इसलिए वो कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता आ रहे हैं। ये कार्यकर्ता वो हैं जो हम संकल्प लिए, तो कार्यकर्ता का हक बनता है कि नेता कि नहीं, उनको जो संकल्प लिया था और दिलवाया था उसमें कितना पूरा हुआ। तो उनको पता है कि हमने निषाद राज किले पर 56 फुट की मूर्ति निषाद राज भगवान राम की लगाई, निषाद राज के उस किले को जंगल से मंगल पर्यटक स्थल घोषित कराया, प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती मोदी कहते हैं, नारा लगाया, राम के साथ निषाद राज की मूर्ति, अतिथ भवन है। आज के दिन तो ये चीज़ें हैं। 11 विधायक जिताया, 3 हमारे आयोग के सदस्य हैं, और नीति बनवाई हमने उनके लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए। तो निषाद का बेटा पढ़ेगा इंटर में तो 20,000, BA में 30,000, उससे पढ़ेगा 50,000। उनके इलाज की व्यवस्था करा दिया कि अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो भी ये 5
5 लाख का इलाज करा उनकी लेकिन बेटी की 13 शादी। जनवरी तो को ये जो चीजें संकल्प लेते हैं तो कार्यकर्ता भी संकल्प लेके जाता कि हमें इतना किया, 11 सीट जीता तो इतना मिल गया, इतना काम हो रहा, चलो आगे भी जीतते हैं। तो वो बूथ जितवाता है, सेक्टर अध्यक्ष सेक्टर जितवाता है, विधानसभा अध्यक्ष विधान जितवाता है, जिला अध्यक्ष। तो ये सहयोगी दलों और दोनों को मिलकर, और सत्ता ही सुरक्षा सम्मान समृद्धि देती है, तो सत्ता को भी में अलायंस पार्टनर को भी जितवाना, ये संकल्प लेने के लिए वो लोग लगभग 10,000 कार्यकर्ता आएंगे। ये डॉक्टर 10,000 कार्यकर्ता, तो हम इसे इन शॉर्ट 13 जनवरी को ये आपका पक्का, ये तो संकल्प दिवस ही संकल्पित कहें, या है। फिर शक्ति प्रदर्शन बोले निषाद शक्ति पार्टी का? प्रदर्शन तो दुश्मन के सामने किया जाता, विरोधी के सामने। शक्ति प्रदर्शन करना होता तो अम्बेडकर और रमा देवी अम्बेडकर पार करते, कहीं और करते। हमारे पास तो 15 दिन का हो तो सब आ जाते हैं। हम तो निचले पावदान कहते हैं ना कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, इस युग का असली भगवान वोटर है, वो गाँव में रहता है। गरीब राजनीति का शिकार है, नेताओं का शिकार है। ये लेकिन राजनीति में अपने आप को साबित तो हर पल करना पड़ता है, हर कदम पर करना तो पड़ता है। कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है। तो कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए आए, तो हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता वो दिन आएगा और वो संकल्पित कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता है। तो ये कार्यकर्ताओं की फौज है, उनको एक बार उनको चेक भी करना पड़ा, उन्हें अवसर भी देना पड़ता है, उन्हें बोलने का अवसर मिले, उन्हें पता चले कि हम कितना डेवलप। अब मान लीजिए एक विधानसभा का कार्यकर्ता है, जब तक एक बार नहीं आएगा तब तक कैसे जानेगा हमारी पार्टी के लोग हर 403 विधानसभा में है। हाँ, जिले का कार्यकर्ता नहीं जान पाता कि अरे दूसरे प्रदेश से भी लोग आएंगे, जैसे ताल से ताल कटोरा गए थे दिल्ली में, तो आप देखें कि पूरे देश के लोग आए। जब से वो आए तो एक हुए, तब से बहुत भूचाल आया, तो स्थापित तो करना ही पड़ता है। तो ये संकल्प दिवस है, और संकल्प दिवस हर साल मनता है लखनऊ में। आप इतने सारे लोगों को लखनऊ बुला रहे हैं निषाद जी, कईयों के सीने पर सांप लौट जाएंगे? नहीं, हम लोग एक्चुअल में किसी को दुख देकर राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा, हमने तो खुद भले कभी कभी दुख में रह ले। हमारा समाज हमेशा लड़ा, अंग्रेजों मुगलों से लड़ा है, भगवान राम को पार उतारा है, रावण से भी लड़ा है, उनको भी राज्याभिषेक में। तो ये हम लोग तो इतिहास रहा है। अब लेकिन पिछली सरकारों के दर्द के नाते केवटा मल्लावा बिंदवा था, अब कम से कम निषाद जी कह के पुकारते। और क्योंकि होता क्या कि मानव है ना, किसी दूसरे को सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरे के सुख है। जब निषाद जो है अब सम्मान प्राप्त करने लगे तो दूसरे लोगों को कुछ कष्ट होता है। तो ऐसे में जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं उनको लगता है अरे निषाद जी तो अब, पहले तो उनको डंडे से राजनीति कर लेते थे, अब निषाद राज का झंडा पहुंच गया। कहते हैं अरे डंडा तो छोटा, झंडा बहुत बड़ा, झंडा दे के सम्मान मिलता है। पहले वो गोली से चलता था, तो कहते हैं अरे नहीं, जो तो जय निषाद राज की बोली बोलते ही तो कहते हैं अरे यार ये तो निषाद राज वाला, डॉक्टर संजय वाला ट्रेंड है। आज के दिन में पहले बंदूक था, बटन हो गया, भोजन बड़ी थाली, 11 विधायक हैं आज के दिन, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो बहुत लोग, किसी को क्या होता है, हम लोग देखो पहले हमारा समाज कांग्रेस के था, सपा बसपा के साथ था, सबका बटन दबाया, सब हीरो हो गए, इनको बेचारों को जीरो बना दिया। अब कम से कम वो अपना, अब वो झुआ भर वोट को पहुआ पिलाते थे लोग, तो वोट मिल जाता था, राजनीति करते थे। अभी झुआ भर वोट कहता नहीं, अब हम पावर पहुआ नहीं चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर किसके पास? निषाद पार्टी है भाजपा के साथ, तो पावर में उसको खुशी तब है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार सत्ता में रही, लेकिन राम मंदिर बना तब जब निषाद पार्टी साथ में आई तब। अब धारा 370। तो अब 2027 की क्या तैयारी है? भाजपा के साथ खुश हैं? अभी तो भाई देखिए, हम लोग सबको देख लिया ना, सभी ने देख लिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी को बेदेख रहे तो ठीक है। अपने कम से कम सम्मान बड़ा चीज़ होता है। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्र में इनके आरक्षण का मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले सब लगा था कि नहीं आरक्षण के पर विचार नहीं करती, लेकिन देखे होंगे अपर कास्ट का 10% आरक्षण दिया, महिलाओं का दिया, तो फिर आशा है। लेकिन आपने एक बार कहा था कि अगर मल्लाहों को आरक्षण नहीं मिला तो फिर आप विधानसभा घेरेंगे। तो अभी देखिए, अभी तो विधानसभा में पाएंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ विधानसभा हमारे नहीं, बाबा के होते हुए इतनी हिम्मत है आपकी? मैं कह रहा हूँ आज के दिन में विधानसभा में आवाज उठा रहा हूँ ना, नहीं लागू हुआ। नहीं, ये बताइए घेर पाएंगे आप? हम बस आपसे ये पूछ रहे हैं। मैं नहीं आऊँगा तो मेरा समाज तो अपने आप आ जाएगा, तो आना तो पड़ेगा समाज को लेके ना। अगर बात नहीं सुनी गई तो भाई नज़रअंदाज किया गया। अभी तो नज़रअंदाज नहीं किया, अभी तो सिर्फ महाराज जी पहल कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो मेरी आवाज़, जब वो सांसद थे तो दिल्ली में उठाते थे कि निषाद जो है इनका अनुसूचित जात का हक है, संवैधानिक हक है। जब वो उठाते रहे, पहले हम तो भाई डॉक्टर थे, उठाते, मेरे समाज भाजपा के एजेंडे में था। मैं आया हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में अब वो मुख्यमंत्री हैं,
पहली तो बार फिर अभी तक मल्लाहों को आरक्षण पहले क्यों नहीं मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखा कि भाई डॉक्टर संजय ने पत्र दिया, एविडेंस दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, हाँ। कि मझवार गौड़ तुरैया खरवाल बिरार खरोट कोली 7 नामों से। तो जिस तरह लेदरमैन को मिलता है, तो उस तरह फिशरमैन को अनुसूचित जाति में, तो दिल्ली के अधिनियम में अनुसूचित में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमानों ने एक दूसरा अधिनियम बना दिया, उसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश लोकसभा अन पिछड़े वर्ग आरक्षण। तो अब हम दिल्ली के अधिनियम से, अधिसूचना से, निषाद का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ के सरकारी नौकरी करेगा, उसकी बहन बेटी की जो सुरक्षित है। और दिल्ली उत्तर प्रदेश का अधिनियम कह दिया ये अब हैं पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। लेकिन जब 7 जून 2015 को मैंने रेल आंदोलन किया, तो उसमें 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने संशोधन किया कि नहीं, अब ये जातियाँ पिछड़ी से निकाल दिया, नई सूची बना दी जाए। अब नई सूची बनाने के लिए एक जटिल प्रक्रिया है कि भाई पिछड़ी से नाम खारिज करो और निषाद मछुआरों का मझवार तुरैया का आरक्षण जारी करो। तो पिछड़ी से नाम खारिज करने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी का अब सब बड़े बड़े काम कर दिए, अब यही एक बड़ा काम रह गया कि भाई निषादों की तो आप तो इतने समय से गठबंधन है, आपका काम अब इतना तो कर देना चाहिए था, इतना तो करवा देना चाहिए था। हमको लगता है भारतीय जनता कहाँ पार्टी, कमी आ रही है? देखिए एक तो कमी है कि हमारे निषाद नेता अलग अलग जाते हैं मिलने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और से। तो अभी मैं सभी नेताओं के पास जाना शुरू किया हूँ। अच्छा। कि एक साथ चलो, एक साथ समाज के मुद्दा, समाज देखो, जब तक लेदरमैन संवैधानिक सुरक्षा नहीं था तो हरवा था, और संवैधानिक सुरक्षा मिल गया तो हाकिम हो गया। जब तक उनको संवैधानिक सुरक्षा नहीं था तो वो निचले पावदान पर था, और संवैधानिक सुरक्षा मिल गया, अब देखो कैसे ऊपर है, उनके लोग, उनकी बहन बेटी की जो सुरक्षित है। तो आज के दिन में सम्मान आज संविधान से मिलता है। तो हमारा संवैधानिक सुरक्षा छीना गया है, हमारा नाम ओबीसी में डाला गया, गलत है। और संवैधानिक सुरक्षा मिल जाए तो जैसे उनके लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, हम उनके लोग विधायक MP MLA बन रहे हैं। अब भैया 80 में से 20 अनुसूचित जात लोकसभा है। रामचरित्र निषाद, अभी कितना और इंतजार करना है? रामचरित्र निषाद अगर दिल्ली से आके मछली शहर अनुसूचित जात की सीट से लड़के सांसद हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निषाद नेता भी भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं उन्हें भी अवसर मिल जाए। सामान्य सीट पर क्यों लड़ते हैं? हक तो संविधान में दिया है कि अनुसूचित जाति पर लड़े। तो 80 सीट लोक 403 में 80 विधानसभा रिजर्व है, और उसमें से 60-70 सीटें ऐसी हैं जहाँ निषाद बहुल है। तो इसका मतलब निषाद नेता जो कहीं भी किसी पार्टी में, सपा बसपा भाजपा में, तो जब सामान्य सीट लड़ते हैं तो बड़े मजबूत लोगों के सामने लड़ना पड़ता है। हमारे लोगों के पास पैसा नहीं, उजड़े पड़े। तो अनुसूचित जात तो इसे जो असली में अनुसूचित का मतलब आप विधानसभा घेरेंगे अगर आपकी मांग अभी भी नहीं सुनी गई? हमारे लोग घेर लेंगे, हमें तो आना ही पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि मजबूरन आना पड़ेगा। जब तक समाज जो है सोया था तब तक तो चल जाता था। अब समाज जग गया है, और जगने के बाद वो जान गया कि भाई लेदरमैन, तो यही शक्ति दिखा रहा है क्या? नहीं, ये कार्य करता संकल्प दिवस वाले है। देखिए हम जीत देते हैं और भाजपा सीट देती है, तो हम जीत दे रहे हैं, चाहे और राज्यों में दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका संवैधानिक अधिकार देगी। अपर कास्ट ने भाजपा को जीत दिया तो देखो 10% आरक्षण जो संविधान में नहीं था लिख दिया। महिलाओं ने जीत दिया 16, 17, 20% वोट अधिक देके, एक मुश्त उन्होंने 33% आरक्षण दे दिया। अच्छा। तो जब हम जीत देंगे तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान। अच्छा संजय निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी में तो ये होता है कि भाई तमाम ब्राह्मण विधायक मीटिंग्स करते हैं, बैठकें करते हैं, अपना अपना सुख दुख बांटते हैं। ठाकुर नेता मीटिंग्स करते हैं, बैठकें कर रहे हैं, सुख दुख बांटते हैं। लेकिन आपके गठबंधन में पिछड़े और दलितों को क्या समस्या है? वो क्यों नहीं बैठ पा रहे, मीटिंग्स कर पा रहे हैं, सुख दुख बांट पा रहे हैं? दबाव ज़्यादा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगड़े हैं, आगे हैं। आप भी ये मानते हैं? धन में, पैसे में, बुद्धि में, समाज में, राजनीति में, हर जगह आगे हैं। तो 70 साल से भाई ये तो चले आ रहे हैं। धार्मिक व्यवस्था के अनुसार आगे थे, फिर राजनीतिक व्यवस्था के आगे आ गए। तो बुद्धिमान आदमी धनवान होता है, महान होता है। अब बुद्धू आदमी बुद्धिहीन होता है, धनहीन आवासहीन होता है। तो पिछड़े मतलब बुद्धि में पीछे हो, धन में पीछे हो, समाज में पीछे हो, जाति में पीछे हो, तो पार्टी में भी पीछे ही रहता है। तो अब धीरे धीरे नहीं, जब से आरक्षण की व्यवस्था है, भाई पीछे है और एक नीचे था, तो नीचे वाले को संवैधानिक अधिकार मिल गया तो आगे हो गया।
गया तो पीछे वाले को भी संवैधानिक अधिकार, हम तो पिछड़े नेता कहते हैं कि भाई 27 तो आप लोग भी बैठक किया करिए। 27% आरक्षण अगर आपको मिला है तो राजनीतिक आरक्षण लो ना, कि 27% जो सीट होगी विधानसभा लोकसभा की, तो भाई आपको जिला पंचायत में छूट है 27%, महिलाओं को 33% है, आपको नगर पंचायत में है, तो विधानसभा लोकसभा के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ते भाई कि पिछड़े के हमारा होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि बहुत दिनों से पीछे रहने की आदत हो गई है, वो आगे अब धीरे धीरे आ रहे हैं। अब चूंकि पहले नेता थे, बहुत अखाड़े के पहलवान हुआ करते थे, तो अखाड़ा खोले थे, राजनीतिक अखाड़ा खोले थे, उन्होंने उसमें आए, मुलायम सिंह थे, शरद यादव थे, लालू यादव थे, तमाम पिछड़ों के नेता आए हमारे। लेकिन आप बात घुमा रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं क्या गठबंधन में भी अगड़ा पिछड़ा चलता है क्या, कि अगड़े अपनी बात रख सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन हम पिछड़े हैं, हम नहीं मीटिंग कर सकते। तो अपनी बात देखो, हम तो मीटिंग बुलाते हैं, भाजपा के लोग भी आते हैं, उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, भाई हमारे समाज की एक आवाज़ है। हम तो एक समूह में निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल नाम है, लेकिन शार्ट नेम निषाद है, और निषाद ही सबसे ज़्यादा उजड़ा है, गरीब है भाई। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी से, कानून से उजाड़ा गया है, जो देश का 24 कैरेट का राष्ट्रवादी है, तो उसकी आवाज़ तो रखना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे में तो मिलने जुलने, अब आखिर आवाज़ तो रखा ही जा रहा है ना। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बैठक अलग विषय हो गया, आवाज़ तो आवाज़ की छूट है ना। मोदी रोज मिलते हैं, योगी जी रोज मिलते हैं, मोदी जी रोज मिलते हैं, अमित शाह जी, तो सभी नेता तो जा रहे हैं, पिछड़े के भी नेता जा रहे हैं, अगड़े के भी नेता जा रहे हैं। तो बैठकें तो अपने अपने हिसाब से, कहीं प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास है। तो जो पार्टी के लेवल का व्यक्ति हो जाए, देखिए सामाजिक बैठक अलग है, राजनीतिक बैठक अलग। कोई सामाजिक व्यक्ति राजनीतिक हो गया तो उस राजनीतिक दल के हिसाब से चला जाए। जैसे हमारे निषाद पार्टी को आता है तो उसका एक ही सिद्धांत है, भाई निर्बल को सबल बनाना हो तो हमारे साथ आइए, राजनीति का शिकार लोग हैं उन्हें हिस्सेदार बनाना हो तो आइए, तो आप शिकार होने मत आना हमारे यहाँ भाई। तो वो आना भाई, इनकी आवाज़ बनना। तो ऊंची जात के लोग भी हमारे पास पार्टी में हैं, वो भी इनकी लड़ाई लड़ते रहते हैं, पोस्टर बैनर इनके लिए, गाड़ी घोड़ा इनका साथ देना, थाना पुलिस जहाँ भी न्याय लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो ये तो हमारी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कि भाई सबको वहाँ जाति को एक साथ करके एक जो है एक विचारधारा एक छतरी के नीचे है। तो उसमें अगर कोई मीटिंग करनी तो एक बार जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष से बात होनी चाहिए कि साहब हम लोग किस मुद्दे पर राजनीति करते हैं। भी सैनिक हैं और सेनापति है, तो सैनिक सेनापति के जो है इशारे पर और काम करता है ना, तो ये तो सेना का नियम है एक तरीके से राजनीति में। तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को छूट है और राजनीति सभी जातियों को छूट है, अपना काम कर सकते हैं। तो नकाब ही तो छुआ था, कहीं और थोड़ी ना छू लिया था। औरत का हिजाब ही तो छुआ था, कहीं और छू देते तब। अब इस बात का क्या मतलब था, हम सुना देते हैं जरा। तो मैं इसके लिए मैं बताऊं कि अब चूंकि कोई भी उसमें मैंने कहा कि भाई जो सिलेक्टेड व्यक्ति हैं उसको अधिकारी को पेश करना चाहिए, मतलब उसको ओपन करके। मुख्यमंत्री ने नकाब जो है नकाब छू दिया तो इतना बवाल हो गया। नकाब में कहीं मैं पहले सुना दूं दर्शकों को। इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तो अरे उसके तो ये हमारा इसका क्या मायने नहीं, इसका हमारा नहीं कि औरत को कोई ठेस पहुंचा जाए। जो मीडिया ने ट्रायल शुरू की कि भाई नकाब छू दिया, नकाब छू दिया, नकाब छू दिया, तो नकाब तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने किस उद्देश्य से थोड़ी छुआ था कि कोई गलत नियत थी। ये था नहीं, चलिए वो अब बात किनारे हो गई। अब क्योंकि आपने ऐसा बयान दिया और आपके तमाम बयान ऐसे होते हैं जिसके बाद आप सुर्खियों में आ जाते हैं। अब आपने ये जो बयान दिया कि नकाब ही तो छुआ था, कहीं और छू देते तब, अब आप मुझे आज यहाँ बैठकर बताइए आपकी इस बात का क्या मतलब था। नहीं, कहीं और छू देने का मतलब ये था कि नकाब छूने पर अगर इतना होता तो कहीं और टच हो जाता चेहरे पर, कहीं और हो जाता, तब क्या करते आप। मेरा कहने का मतलब है मेरा ये कॉन्टेक्स्ट तो बहुत गलत था। मैंने कंटेक्ट मैंने तो उसके लिए मैंने जिसको कष्ट हो मैंने तो मीडिया में कह दिया कि अगर आपको अभी भी माफी मांगनी चाहिए मेरे शब्दों से अगर किसी को खेद है तो मैंने उसे वापस लेता हूँ। हाँ, अगर लेकिन मेरा नियत नहीं, मैं तो महिलाओं की लड़ाई लड़ता हूँ, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ। महिलाओं के लिए कई बार आवाज़ उठाया कि भाई महिलाएं क्यों गुलाम रहेंगी आज के दिन में, कि महिला को चोट लगा हो कहीं पैर में और बुखार हो, आए समय पुरुष आया और समय पानी नहीं दे दिया, नहीं खड़ी हुई, तो आप मानते हैं कि आपने गलत बोला, तड़ाक कर दिया। आप मानते हैं गलत
गलत बोला था आपने? मैंने उसमें मान लिया कि मुंह से निकल गई थी या क्या हो गया था? मैंने बता दिया कि हमारा कोई नियत इस तरह से नहीं था कि महिला को ठेस पहुंचा, कि ये था कि अगर इस मीडिया में ट्रायल अगर हो रहा तो उसमें तो मैंने जिसको बताया कि जिसको ठेस पहुंचा हो या जिसको इस शब्द से बुरा लगता हो, हर महिला को ठेस पहुंची? नहीं, ऐसा नहीं, हर महिला खिजाब थोड़ी लगा। खिजाब से क्या मतलब? बात हिजाब की नहीं थी मंत्री जी, बात ये थी आपने जिस तरीके से बात की वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल गलत जा रहा था। इस चीज में तो मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं, मैं तो कहा ना कि आज के दिन में कि वो सब तो मैंने वापस ले लिया था दूसरे। अच्छा चलिए, मंदिर तो मंदिर होता है ना? मंदिर तो मंदिर होता है। अब ये राजनीतिक मंदिर कौन सा होता है भाई? राजनीतिक मंदिर में एक आस्था मान जाते हैं कि एक विश्वास के साथ कि ईश्वर हमारे साथ, अगर कुछ गलती हुई माफ़ कर देगा, या फिर हमें आगे की जो हमारे भविष्य है उसमें हमारा ईश्वर सहयोग देगा। लेकिन राजनीतिक मंदिर कहा जाता है कि राजनीति में वो शक्ति आज के दिन में है कि जिसमें गरीब आदमी को पावर दिया गया। राजनीतिक मंदिर मतलब वो कहते हैं कि द रियल गॉड इज नॉट अंडर, भाग्य विधाता इस युग का कौन है? बटन दबा दिया विधायक हो गए, बटन दबा दिया जिला पंचायत अध्यक्ष, बटन दबा दिया सांसद हो गए। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि अखिलेश यादव का जो मंदिर, अखिलेश यादव जो मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर नाम है जिस मंदिर का, उन्होंने एक पोस्ट भी किया, ट्विटर पे भी लिख डाला था, वो मंदिर आप कहते हैं कि राजनीतिक मंदिर है? ऐसा क्यों कहते हैं आप? हमने राजनीतिक मंदिर नहीं कहा, उनका कहा मतलब वो पर्सनल मंदिर है, वो बनवा रहे हैं। और उसे मंदिर तो भगवान का होता है, पर्सनल मंदिर कैसा? मैंने बताया कि दो तरह के मंदिर होते हैं। एक तो पब्लिक मिलके बनाती है, जिससे कि पब्लिक उसका हक होती है, पब्लिक की आस्था होती है। जैसे राम मंदिर बना है, सारे लगभग मंदिर बने हैं। लेकिन तो मंदिर में तो हर व्यक्ति की आस्था होती है। कुछ लोग हैं कि जो पर्सनल अपने खर्चे से बनाते हैं। अब पर्सनल जब बनाते हैं तो उसको राजनीतिक रूप देते हैं। अगर राजनीतिक है या पर्सनल है तो उसका पर्सनली बहुत कम लोग उस चीज़ का इस्तेमाल। लेकिन पब्लिक जिस चीज़ को मिलके बनाती है उसमें आप देखते होंगे पब्लिक उस आस्था को वहाँ व्यक्त करती है। लेकिन पर्सनल मंदिर कोई बनाता है तो उसमें आप कितनी पब्लिक चाहती है आप समझ सकती हैं, बहुत कम है। मंदिर तो बहुत हमने देखा, तो पर्सनल मंदिरों में पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत कम होता है। लेकिन मतलब हम करे तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। नहीं, पब्लिक मंदिर पब्लिक बनाए तो पब्लिक उसमें मतलब एक साथ। मंदिर तो कोई ना कोई बनाता ही है और किसी ना किसी का तो योगदान होता है। अब मंदिर में भगवान ही बैठते हैं, कोई नेता थोड़ी बैठ जाता है। लेकिन तो राजनीति कैसा हुआ? राजनीति इसलिए है कि आज के दिन में कि राम मंदिर बना तो राम मंदिर राजनीतिक नहीं? राम मंदिर बना, राम मंदिर के पीछे कोई राजनीति राम मंदिर में, जिस राम मंदिर के नाम पर योगी मोदी वोट लेकर सत्ता में बैठे हैं, आपकी पार्टी के नेता तमाम बार राम मंदिर का नाम ले करके वोट ले रहे हैं जनता का, वो राजनीतिक नहीं है? मैं कह रहा था कि राम मंदिर बना अयोध्या में तो जाना चाहिए दर्शन करने। भाई आस्था है तो सबके लिए मंदिर है ना, वहाँ कोई रुकावट तो है नहीं। राम मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण यदुवंशी हैं तो अब मथुरा में जाना चाहिए। भाई हम तो निषाद राज वंशज हैं, निषाद राज तो निषाद वंशावली के हिसाब से निषाद राज किले पर मैं हमेशा मेला लगाता हूँ, जाता हूँ। तो मैं तो यही बार बार कहा ना कि जिस वंश का आदमी हो उस वंश के उस पहचान को, कृष्ण ने दुनिया में पूजा होती है, कृष्ण की यदुवंशियों की एक दुनिया में पहचान है। तो आप केदारेश्वर मंदिर में जाएंगे दर्शन करने? निश्चित जाएंगे, हम तो कहीं भी जाएंगे, हम तो जो बुलाता वहीं चले जाते हैं। हाँ, हमने कहा हमें कौन सा वहाँ कि अगर वो अखिलेश जी बनाए हैं तो नहीं जाएंगे या तो बुलाएंगे तब जाएंगे कि अपनी आस्था? वैसे अखिलेश अपने बुलाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे आदर्श रहे, मैं बहुत कुछ सीखा मैंने मुलायम सिंह से। आपने देखा होगा मुलायम सिंह से कोई ऐसा दल नहीं होगा कि जो मुलायम सिंह के उस अंत्येष्टि में शामिल न हुआ। तो इसके मतलब कुछ अच्छे कार्य होते हैं और सभी जाति सभी धर्म को उन्होंने साथ दिया था, तभी तो जनेश्वर मिश्र पार्क बना, तभी तो उन्होंने उसके जमा में उन्होंने। तो इस तरीके का उनका भाई जाति के नेता लेकिन जातिवादी नहीं थे। आज के दिन में वो एक सबको साथ में लेके चलते। भाई जनेश्वर मिश्र बहुत लंबे समय तक अमर सिंह के साथ रहे, आजम खां के साथ रहे, हमारे विशंबर जी को साथ दिया, फूलन देवी को लाए। तो ये सारी चीज़ों का गुण था ना। तो ऐसा तो नहीं हमारे वहाँ गए थे, अभी मंदिर बनेगा तो हम लोग जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ईश्वर तो सबका है ना, मंदिर तो सबका है। लेकिन तो आप क्यों चाहते हैं कि अखिलेश यादव अयोध्या जाएं, दर्शन करने जाएं, राम मंदिर के दर्शन? तो मंदिर उनकी आस्था है, वो जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे। मंदिर है तो जाना चाहिए ना। आखिर कहते नहीं सभी भगवान हमारे हैं तो आप उनको इनवाइट कर रहे हैं? नहीं ना, निषाद राज के लिए तो जरूर इनवाइट करेंगे। इस बार जब मेला लगेगा तो मैं इनवाइट करूँगा। बेटे की शादी हुई थी, मैं इनवाइट करने गया था भाई। अच्छा, आप गए थे? मिले तो और मैंने कहा भाई आए थे? बेटा है नहीं, उनके लोग आए थे। उनके लोग आए थे? उनके लोग आए थे तो हमारे लिए सौभाग्य है ना। हम तो सबको बुलाते हैं, सब
सबके लोग हैं। ज़रूरत पड़ता है तो माने शिवपाल जी फ़ोन आता, अब मैं आऊँ कि आप आ जाओ। हमने कहा सीनियर लीडर भाई, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप मिलने जाते हैं? क्यों नहीं मिलने, हम तो ओपन है, मिल के आ गए। हम तो कोई चोरी थोड़ी गए, रात में मिल के आ गए, दिन में तो सभी जानते हैं सारे उनका, तो मिल के आगे उनका कुछ मामला होता है तो करते हैं। अब भले न हो ना चाहो, लेकिन अब बड़े नेता है तो भाई है ना, तो हमसे कौन दिक्कत है। हम लोग देखिए राजनीतिक रूप की राजनीतिक विचारधारा हाँ, वो अलग है। ये बात सही है। ये चीज़ें नहीं है, तो पर्सनल हर आदमी को हर जगह मैं चाहता हूँ माननीय पिछड़ों के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अधिवंशी भी हैं और एक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनको हमको लगता है कि हर मंदिर में जाना चाहिए। इनको राम मंदिर भी जाना चाहिए, निषाद राज किले भी जाना चाहिए, और कृष्ण के उस आंदोलन में हमको लगता है बातचीत करके, हमको लगता है कि वो उनकी एक धरोहर है कृष्ण। हम चाहता हूँ कि उसको मुकदमा नहीं बल्कि बातचीत से, जैसे राम मंदिर में वहाँ हट गए, मस्जिद चल गई और आज देखो राम मंदिर बन गया। अगर वहाँ भी मस्जिद हट जाए और कृष्ण का मंदिर बन जाए, उसमें इनको भूमिका निभाना चाहिए। ये तो भाजपा का मुद्दा है। भाजपा मुद्दा नहीं है, ये देश के आस्थावान लोगों का मुद्दा है। भाजपा उसके लिए लीड करती है। तो हम कह रहे हैं कि जब आप नहीं कृष्ण भूमि को मुक्त कराएंगे तो भाजपा तो उसको आएगी उठाने के लिए। तो जब आप नहीं करोगे तो कृष्ण तो सबके हैं, तो सबके हैं तो आप छोड़े हुए हैं, इसलिए भाजपा जा रहे हैं। आप आगे आएंगे तो शायद भाजपा भी स्वागत करेगी आपका, हमको लगता है। क्यों नहीं करेंगे कि भाई चाहते हैं कि कृष्ण मंदिर जो बन जाए, आस्थावान लोग आए जाएँ, मस्जिद भी बन जाए अलग से, वो क्यों उसमें एक बीच में मुद्दा रहेगा। तो अभी देखो किस तरीके से खुशहाली आ जाएगी, मुसलमान भी खुश, कृष्ण भी खुश। भाई दुबई में देखो सड़क में कुछ पड़ता है, धार्मिक स्थान बदल जाता है, सड़क बन जाती है वहाँ, तो मैंने देखा हूँ ना कोई सड़क। लेकिन यहाँ अगर सड़क के किनारे एक तो 27 का चुनाव मथुरा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं क्या? अब चुनाव हम लोग जनता के विकास के मुद्दे पर है। ये अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तो एक्चुअली आस्थावान लोग कहते रहते हैं और हम कहते हैं जब नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग अपने यदुवंश के जिस जो धरोहर है उसको नहीं वो सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे, तो दूसरा तो हम लोग करेंगे ना, सारे लोग करेंगे। हमको लगता है भारत का हर नागरिक करेगा कि भारतीय सभ्यता जो हमारी है, आस्था है, मंदिरों की चाहे रही हमारे देश की पहचान रही। लेकिन जनता चुन करके मंदिर बनाने के लिए थोड़ी ना भेजती है विधानसभा में या फिर संसद में। जनता तो अपने काम करवाने के लिए अपनी जनता का सेवक होता है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, विधायक हो, सांसद हो। मंदिर बनाने का काम थोड़ी होता है। देखिए जो राजनीति है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 स्तंभ हैं। तो सरकार का एक काम होता है कि जितने भी मुद्दे हों उसको सामाजिक रूप से एकता और एकरूपता और समानता लाने के लिए काम किया जाए। तो देखिए कोर्ट ने ऑर्डर किया संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाने का, तो उन्होंने सरकार का था कि नहीं उसको हो जाना चाहिए। और उसको देखो पब्लिक ने बनाया, ट्रस्ट ने बनाया ना, सरकार बनवाता तो कहते कि सरकार राम मंदिर बना, ट्रस्ट ने बनाया। तो ये तो भारत का संवैधानिक कानून है कि ट्रस्ट के माध्यम से है। तो कृष्ण भाजपा को क्रेडिट नहीं जाता मतलब मंदिर बनाने का। अरे अब ट्रस्ट बना, उसमें ट्रस्ट में लोग ट्रस्टी हैं, आंदोलन भाजपा के लोग आंदोलन किए राम मंदिर के। क्रेडिट किसको जा रहा है? पूरा क्रेडिट तो समाजवादी पार्टी ने उस समय माननीय मुलायम के समय जो उस समय मिसहैपनिंग हुई, गोली चल गई थी, उसके वजह से ये करना पड़ा कि जिस चीज़ को बनाने के लिए आए। और वह क्रेडिट तो सबको जाता ना, सभी लोग। भाजपा आंदोलन को लीड कर रही थी, उनके जो लोग थे, तो लीड करने वाला आंदोलन तो लीडर तो होगा ना। तो लीड भाजपा कर रहे इसलिए लीडर है। तो मतलब अभी 27 का मुद्दा है मथुरा काशी नहीं, सब ये तो देखो हर आदमी धार्मिक होता है, तो जब धार्मिक रहेगा तो अपने धर्मों के साथ तो खड़ा रहेगा ना, और उसकी लड़ाई तो लड़ेगा ही लड़ेगा। भाई मुसलमान अपने धर्म के साथ खड़ा लड़ाई लड़ता है, आप समझ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि भारतीयों का बातचीत से दुनिया में समझता है, ये जाति का जो धर्म की लड़ाई है बंद हो जाना चाहिए हिंदू मुसलमान को। और धीरे धीरे बंद हो गया, देखो हिंदू मुसलमान राइट कम हो गया। अच्छा, अब कम हो गया ना, बहुत कितना कर्फ्यू लगता था, अब कहाँ कितना कर्फ्यू लग रहा है। हमको लगता है कि कर्फ्यू का नाम हिंदू मुसलमान बंद हो गया है? नहीं, कम हो गया ना, कम हो गया, कम हो गया। चलिए आपकी मुस्कान बहुत कुछ बता रही है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये हमने एक आपका वीडियो सुना जिसमें आप ये कह रहे थे कि 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनका गड्ढे में फेंक के यहाँ तक पहुँचा हूँ। हम तो सोचते थे सचिन निषाद जी बहुत मेहनत करके संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। वो संघर्ष का ही वो कहानी है कि भाई दरोगा अगर गलत काम करेगा, जो
जो उसमें शामिल नहीं है उसको ज़बरदस्ती जेल भेजेगा, कहने के बाद भी कि इसको इंक्वायरी करके इनको तो निकाल गुंडे थोड़ी ना तो- बन जाइएगा। नहीं, तो अगर वो नहीं सुनेगा तो कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ताओं के लिए मैंने कहा कि ये कार्यकर्ता हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो कि पढ़ने लिखने वाला लड़का जब नहीं था वहाँ इम्तहान दे रहा था उसे आप जेल भेज रहे हो, तो गलत है। तो यही कार्यकर्ता हैं कि जो उस समय जब रेल रोका गया, रेल में गाड़ी फूंकी गई, गोली चलाया, मेरा भाई मारा गया, तो ये हमारे लोगों ने इस 7 दरोगाओं को हाथ पैर इस तरीके से, अब मुकदमा भी चला, जेल भी गए उसमें हम लोग। तो इसमें कहना कोई छुपा थोड़ी है भाई, गोली आप चलाएंगे तो कोई खाली हाथ तो नहीं है कि चूड़ी पहन के गया है, तो निश्चित रूप से गोली चलाएंगे तो प्रत्युत्तर तो करेगा ना। तो गोली चलाए मेरा भाई मारा गया तो मेरा समाज छोड़ेगा। तो इसके मतलब से इसका मेरा ये नहीं आदेश था कि ये आशय था कि मतलब गलत, मतलब कार्यकर्ताओं को ऐसा मत प्रेरित करो कि फिर गलत कदम उठाए आपको। तो इसके मतलब था काम कर दिया दरोगा। अब इतना बोलने के बाद हो गया, उसमें इंक्वायरी कर दिया। तो धमकी दे रहे थे आप? धमकी नहीं दिया तो सही मान गया कि अरे भाई 1000 औरतें घेर ली कि साहब पहले मंच पर भाषण तब दीजिए जब हमारे बच्चे को न्याय दिलाइए। तो कहना पड़ेगा ना कि अधिकारी को कि ऐसा न करो भाई, इनकी एक संभावनाओं को ध्यान रखो। अच्छा, हमने सुना कि आप फूलन देवी की मूर्ति बनवाने वाले हैं। अरे फूलन देवी आइकान है, तो ये तो आप तो महिला हैं, आपको तो चाहिए कि इसके लिए और प्रचार प्रसार हो। फूलन देवी ने प्रतिशोध, एक जो अन्याय के खिलाफ उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी। तो बहुत, लेकिन आपके यहाँ तो सारे अच्छे काम का फीता एक ही व्यक्ति काटता है। नहीं, हम कह रहे कि आज के दिन में फूलन देवी हम लोगों के लिए आइकान है, एक वीरांगना है और महिलाओं में एक प्रेरणा स्रोत है, हम लोगों की एक प्रेरणा स्रोत है कि जिसको गरीबी और लाचारी में लोग उसको गलत दिशा देते रहे। तो कहाँ बनवाने जा रहे हैं? अभी तो हम शुरू करेंगे कि हमने कि जो हमारा जो बंगला है कि वहाँ क्या नाम है वो लोहिया की मूर्ति लगी हुई है। अच्छा। तो लोहिया भी सामाजिक परिवर्तक थे। बिल्कुल, हाँ। और फूलन देवी हैं, तो मैंने कहा कि मूर्ति लगा देंगे, जब तक मैं मंत्री हूँ तब तक रहेगा, और जब मैं चला जाऊँगा तो लेकर चला जाऊँगा, जहाँ हमारा वास रहेगा वहाँ है। हमेशा तो मंत्री, ऐसे तो कहेंगे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है क्या? मैंने पहले एक बयान में कह दिया कि मैं जब तक हूँ रहूँगा लेके चला जाऊँगा। और हमारे लोग हर घरों में उसी बात, मन को लगता है घरों में फूलन देवी को देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, तब तो बंदूक में ताकत था, बंदूक उठाना पड़ा है, तो हमारा समाज बटन की कीमत नहीं समझता था। तो अब बंदूक नहीं, अब बटन दबाने से ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब डंडे से नहीं, झंडा देख के हो जाता वोट है। चोरी पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी खूब माहौल गर्म किए हुए हैं कि वोट चोरी हो रही है, फिर एसआईआर भी एक मुद्दा आ गया। आपको क्या लगता है, वाकई वोट चोरी हो रही है? ये लोग जनता को गुमराह करते हैं। पहले कहते रहे कि नहीं ईवीएम खराब है, ईवीएम से वाइडर से होना चाहिए, अब वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो। देखिए, वो तो पोथी इतना बड़ा लेकर आए, उन्होंने सारा सबूत दिखा दिया। कोर्ट में पेश करें ना, न्यायालय तो भारत में देखो पब्लिक वोट से जजमेंट सुनाती है, और लेकिन न्यायालय दिया गया ना कि न्यायिक प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था अगर गैर संवैधानिक है तो न्यायालय से दिया न्याय हो रहा। आज के दिन में कांग्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा पहले से आरोप है कि जब तय हो गया अंग्रेजों से कि भाई पावर ऑफ ट्रांसफर उन्हीं को होगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री वही बनेगा जो अध्यक्ष होगा। तो वोट जब पड़ा कांग्रेस कमेटी में तो 14 वोट पाए थे पटेल जी और 2 वोट पाए थे नेहरू जी। तो 14 वोट की चोरी हो गई, 2 वोट वाला प्रधानमंत्री बन गया और 14 वोट वाला देख लो क्या हो गया। तो ये तो खुद कम से कम समझ सकते हैं कि इस पार्टी ने शुरू में ही वोट चोरी की, जो देश का कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो आज के दिन में संवैधानिक व्यवस्था ये कहीं कुछ नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र तब तो कोई सबूत नहीं आए, लेकिन अब तो राहुल गांधी ने इतने सबूत पेश कर दिए। वो भी सबूत था ना, सबके सामने लिखित दस्तावेज है कि कै वोट पाए थे नेहरू कै वोट पाए थे पटेल, ये तो जनता जानती। इसीलिए जब जान गई जनता तो पलट गए कि ऐसे तो गलत है। ये संवैधानिक संस्थान है, इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, सुझाव होना चाहिए, न माने तो गलत है तो कोर्ट जाना चाहिए। पब्लिक में इस तरह के संवैधानिक संस्थान से विश्वास न उठाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि उन्हीं की देन है कांग्रेस सत्ता में रहे, उन्हीं की देन है सपा भी सत्ता में आए। लेकिन कानून मोदी जी ने बदला। कौन सा कानून बदला? चुनाव अधिकारी को नौकरी पर रखने का। अरे चुनाव अधिकारी नौकरी पर रहेगा, हम कह रहे हैं आज के दिन में जो जिसकी नौकरी करेगा उसी की तो सर्विस मानेगा ना। नहीं, पहले भी तो चुनाव आयोग में नियुक्ति होती थी, होते तो वही थे ना, आईएएस होते थे। तब अलग था। नहीं तब क्या था, तब भी इंडिपेंडेंट था।
नहीं, अब तो नौकरी पर रख रहे हैं ना, तो गद्दारी थोड़ी ना कर सकते हैं। अच्छा अभी, मंत्री जी, अभी जो 27 की क्या तैयारी है? चुनाव जो है ये लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार ही SIR हो रहा। तो लोक प्रतिनिधित्व कानून के से चुनाव हो रहा। अगर उसमें प्रतिनिधित्व कानून में कोई बदलाव हुआ हो तो बताएं, क्योंकि कानून तो कांग्रेस के नहीं बनाया, तब भी SIR हुआ था, तब भी तो होता था। तो कानून तो वही है जो पुराना वाला है। अच्छा 27 का क्या तैयारी है ये बताइए। 27 में NDA फिर आएगी। NDA फिर आएगी क्योंकि काम के आधार पर है। और हम लोग सभी जब नहीं कहते तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और मोदी हैं तो और योगी जी हैं, ये सबको साथ लेके चलने वाले हैं। तो सभी गठबंधनों को आपने देखा होगा कि अभी बिहार में सभी गठबंधनों को साथ रखा, अभी यूपी में गठबंधनों को 25 साल का गठबंधन दल के साथ रह के चुनाव लड़के जीतने का एक इतिहास है। अब बाकी में 25 चुनाव अगर जीत भी गए 25 दिन रहते हैं, चुनाव हार गए भी 25 दिन आप NDA के साथ रहेंगे? मैं तब भी हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ, 27 में भी। चूँकि ये विचारधारा की लड़ाई है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को विकास की मुधारा मिलाया जाए, और निषाद पार्टी की विचारधारा की जो निर्बल है वो सबल हो। तो निचले पावदान पर वही है निर्बल है जो अंग्रेजों मुगलों के कानून के शिकार रहे, बजट और कानून के शिकार हैं, जो व्यवस्था के शिकार है वो निर्बल है। उन्हें सबल बनाना है तो व्यवस्था लागू करेंगे तो मोदी करेंगे। इसलिए आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा उससे निषाद पार्टी विचारधारा मिलती जुलती है, और कुछ है। चलिए देखते हैं, 27 का चुनाव करीबी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी, आपने हमारा तमाम सवालों का जवाब दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो बड़े दिन बाद संजय निषाद जी से आज मुलाकात हुई है, क्योंकि 13 तारीख को इनका संकल्प दिवस है। बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।